हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं। रेवोल्यूशनरी, देखो इससे पहले अपन क्या कर चुके हैं, तो प्री आईएनसी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ट्राइबल पीस एंड रिवोल्ट्स वगैरह, वाइस रॉय, ये तो नहीं देखा। ये सब चीज़ चल रही है साथ साथ में। उसके अलावा इन सब चीज़ों को अपन देख चुके हैं, है ना। अब देखते हैं रेवोल्यूशनरी, यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन जो है पर्सनालिटी बेस्ड है ना, पर्सनालिटी नेम बेस्ड है। कुछ जो है मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ पर्सनालिटी का नाम दे दिया और उसके बाद बोला कि भाई ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करता है, इन्होंने कौन सा पेपर लिखा था, इन्होंने कौन सी कमिटी के अंदर ये थे, है ना। तो ऐसी बात है। ये क्वेश्चन देखते हैं, 2022 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, राज बिहारी बोस। Who of the above were actively associated with the गदर पार्टी? तो इनमें से कौन सा गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड था? गदर पार्टी को समझेंगे, उसके अलावा इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, है ना। अच्छा, उसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर भी, ये देखो, ये शायद 2017 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना जब का भी है। तो द गदर वॉज अ रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन, और कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विथ हेडक्वार्टर्स एट ताशकेंत। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इनके अंदर डिटेल में एक बार पढ़ते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, है ना। यहीं पे देख लो, गदर के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष को अपन गदर और इन सब के साथ में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो तो एक चीज़ हो गई। सेकंड है जोगेश चंद्र चैटर्जी। जोगेश चंद्र चैटर्जी कहाँ आते हैं? जोगेश चंद्र चैटर्जी का रोल आता है सेकंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर, है ना, सेकंड रेवोल्यूशनरी फेज के अंदर। ठीक है, अब ये जो सेकंड रेवोल्यूशनरी फेज होता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो रेवोल्यूशनरी फेज 2 हुए थे, है ना। कितने हुए थे? 2 हुए थे, पहला और दूसरा। रेवोल्यूशनरी फेज का मतलब होता है जिसके अंदर आर्म्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, एम्यूनेशन वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, और जो है वॉयलेंट मीन से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए ताकि इंडिया को आज़ाद कर सके, है ना। तो जो फर्स्ट फेज था, वो फर्स्ट फेज किसके वेक में हुआ था, क्यों हुआ था, तो वो अभी अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज हुआ था क्योंकि जो स्वदेशी मूवमेंट था, है ना, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसीलिए जो है लोगों ने हथियार उठा लिए थे, है ना, लोगों ने परेशान होकर हथियार उठा लिए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सब शांत हो गया, है ना। क्यों शांत हुआ वो भी देखेंगे। फिर क्या हुआ? फिर बाद में जो है एनसीएम हुआ था, और एनसीएम के बाद जो है यहाँ पे इस टाइम पे एनसीएम हुआ था, और एनसीएम भी जो है अचानक चौरी चौरा इंसिडेंट वगैरह, वो अचानक से उसको रोक दिया गया, अचानक सब कुछ खत्म हो गया, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हो गए थे। तो सेकंड फेज़ आया। फर्स्ट फेज के अंदर गदर मूवमेंट वगैरह आता है, गदर मूवमेंट आ गया, कोमागाता मारू इंसिडेंट वगैरह को अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है अनुशीलन समिति को डिस्कस करेंगे, युगांतर को थोड़ा बहुत देखेंगे। और कौन सी चीज़ें आती हैं जिन्हें अपन डिस्कस नहीं करेंगे, तो जिन्हें मतलब इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, तो उनमें से एक महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ एक एक्टिविटीज़ हुई थी, है ना, तो वहाँ पे जैसे एक प्लेग कमिश्नर थे, तो उनको मार दिया गया था। उसके अलावा बंगाल में भी कुछ और दूसरी भी एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उन सबको अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। पंजाब के अंदर कुछ और एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उनको अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे, ना। उसके अलावा क्या चीज़ है? सेकंड फेज़ के अंदर लार्जली अगर आपने HRA और HSRA वगैरह के बारे में सुना हो, HRA HSRA ये सब क्या चीज़ है? भगत सिंह हो गया, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो ये इन सब का जो भी मूवमेंट्स वगैरह थे उनको। फिर उसका तो जोगेश चंद्र चैटर्जी जो है ये सेकंड फेज से एसोसिएटेड है, सेकंड फेज से। इस वीडियो के अंदर सेकंड फेज डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट फेज का भी जो गदर मूवमेंट से रिलेटेड जो पार्ट है, अनुशीलन समिति वगैरह, उन सबको डिस्कस करेंगे, है ना। उसके अलावा राश बिहारी बोस जो है, राश बिहारी बोस दोनों चीज़ों से एसोसिएटेड है, एक तो गदर से भी और दूसरा जो है आईएनए से भी, है ना। आईएनए जो है अभी मेरे ख्याल से ये 1-2 वीडियो के बाद, ठीक है, जिस भी 1-2 वीडियो जिसके भी बाद, उस हिसाब से आईएनए भी डाल दूंगा मैं। आईएनए के अंदर भी पढ़ेंगे, आईएनए से भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए, उन्हें भी डिस्कस करेंगे, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पे देखो। अच्छा, इसका सही जवाब क्या है? पहले सही जवाब बताऊँ। कंसिडर फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, तो इसमें से फर्स्ट और थर्ड ये दोनों एसोसिएटेड थे, सी इसका सही जवाब है। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या चीज़ है, गदर। यहाँ पे देखो, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को, ये बिल्कुल सही जवाब है, यही है। ठीक है, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर है, तो ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर क्या थी, ये आईएनए थी, है ना। उसके अलावा सिंगापुर के अंदर कुछ और रेवोल्यूशनरी विंग वगैरह भी हुए थे, लेकिन आईएनए ने अपने हेडक्वार्टर वहाँ पे सिंगापुर में बिठाया था, है ना। और बर्लिन के अंदर भी जो है रेवोल्यूशनरी कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, उनको भी यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना बर्लिन कमेटी, इसके ऊपर अभी आते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये ताशकंद। ताशकंद कहाँ पर है, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान के अंदर है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर भी ये चीज़ आती है, और बाकी भी चीज़ आती है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो कॉजेस, सबसे पहले तो जो गदर, सबसे पहले जो गदर जो हुआ उसके कॉजेस क्या क्या थे। ठीक है, तो पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ये जो चीज़ें थी ये ज़्यादा चल नहीं पाई, इसके बावजूद भी बंगाल का पार्टीशन हुआ, है ना। और बंगाल का पार्टीशन होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ थे, लोगों को ये लगा कि भाई हमें हथियार उठाने की ज़रूरत है, हम खुद अपने हाथों में जो है इस चीज़ को लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है रिकरेंट फेमाइंस आते थे, है ना, भुखमरी वगैरह, और खाने को था नहीं उन लोगों के पास। उसके अलावा जो है हाई टैक्सेस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही थी। तो ये प्राइमरी 3 रीजन्स हैं, इन तीनों को याद रखना है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनमें, इससे समझने जैसा भी कुछ भी नहीं है। स्वदेशी और बॉयकॉट के बारे में अगर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूं तो वो यही चीज़ है कि लॉर्ड कर्जों ये सोच कर आए थे कि भाई हम जो है बिल्कुल इंडियंस की नाक में दम कर देंगे, और इंडियंस का जो भी ऐस तैस करेंगे, जो भी करेंगे। तो इस प्लान के साथ उन्होंने क्या करा, इस प्लान के साथ जो बंगाल था, है ना, जिस बंगाल के अंदर क्या क्या आता था, जिस बंगाल के अंदर उस समय पे वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस आसाम का काफ़ी सारा रीजन प्लस मेघालय का रीजन प्लस जो है उड़ीसा प्लस बिहार और प्लस झारखंड, हाँ ये है बंगाल। समझ में आया? तो ये बंगाल है, ये वाकई बड़ा तो था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसको तोड़ने की वजह से थोड़ा नाराज़गी वगैरह हो रही थी। और इसका जो रीज़न इन्होंने दिया था, रीज़न ये दिया था कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए इसका क्या करना पड़ेगा, इसका पार्टीशन करना पड़ेगा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने अनाउंस कर दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और बंगाल को 2 पार्ट में बांटा जाने वाला था, एक तो वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल। अब इसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर पॉलिटिक्स वगैरह भी हुई थी, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, मुस्लिम लीग वगैरह वो सब चीज़ें भी है, उनको कभी बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे समझो आइडिया, जो गदर मूवमेंट है, जो गदर पार्टी है, इनका आइडिया क्या था। तो आइडिया सबसे पहले, या ये सिर्फ इनके आइडिया की बात नहीं है, ये लार्जली जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके आइडिया की बात है। तो उनका आइडिया होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जहन में टेरर भर देना, उनके जहर में उनको एकदम डरा देना उनको, पहला तो ये होता था। और सेकंड होता था कि जो इंडियंस हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है गदर वगैरह के अंदर कुछ एक आएंगे, जिसमें से एक जैसे वो बाघा जतिन, ठीक है, जतिन भागा जतिन, वो ऐसा बोलते थे कि भाई आई विल डाई, आई शैल डाई टू अवेकन नेशनलिज्म। ठीक है, तो मैं नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए मैं मरने को तैयार हूँ, मैं मरूंगा जो भी, ऐसे ये वाली इस धारणा के साथ, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, बंगाल। अब देखो बंगाल के अंदर क्या हो रहा था, एकदम स्टोरी फॉर्मेट में चलते चलेंगे, कुछ भी अगर डाउट हो, क्वेश्चन वगैरह हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा, है ना। चलो, बंगाल के अंदर क्या हो रहा था, बंगाल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, अनुशीलन समिति। ये जो अनुशीलन समिति थी, क्या ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी? हाँ, ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। इस अनुशीलन समिति के अंदर वो लार्जली जो है लोगों को रिक्रूट वगैरह करते थे, ट्रेन करते थे कि भाई कैसे तुम्हें जो है आत्मरक्षा वगैरह करनी है, कैसे जो भी सेल्फ डिफेंस वगैरह वो सब चीज़ों के लिए ट्रेन करते थे। ये जो अनुशीलन समिति, इसके फाउंडर्स कौन कौन थे, नाम इनके याद रख लेना, नाम, ये पर्सनालिटी नेम के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो प्रमोथा मित्तर,
ठीक है। दूसरे जतेंद्र नाथ बैनर्जी, कंफ्यूज नहीं करना है, जतेंद्र नाथ मुखर्जी अलग आएंगे, एक जतेंद्र नाथ ये बैनर्जी अलग है, ठीक है। तो जतेंद्र नाथ बैनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष के ऊपर क्वेश्चन आया। अब जतेंद्र नाथ जो है मुखर्जी, उनको भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे समझो ये तीनों हैं, प्रमोथा मित्तर, जतेंद्र नाथ बैनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, ये तीनों जन हैं। क्या बनाया इन्होंने? अनुशीलन समिति बनाया। अब क्या हुआ कि अनुशीलन समिति बना तो दिया, लेकिन ये अनुशीलन समिति जो है वाकई ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अनुशीलन समिति के अंदर ही एक इनर सर्कल का गठन हुआ। वो इनर सर्कल किसने बनाया था? तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता ने बनाया था। इनके बारे में वापस आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता ने बनाया था। ये जो इनर सर्कल था इसे युगांतर ग्रुप बोलते थे। क्या बोलते थे? युगांतर ग्रुप बोलते थे। और ये युगांतर पेपर निकालता था, स्टार्टेड युगांतर पेपर, ये न्यूज़पेपर था, ठीक है, उसको निकालता था, है ना। अभी न्यूज़पेपर को भी अभी देखेंगे, कुछ एक न्यूज़पेपर्स के बारे में देखेंगे। अभी यहाँ पे युगांतर याद रखना। वर्क्स इन्होंने क्या क्या, जो युगांतर ग्रुप है, अनुशीलन समिति वगैरह, इन्होंने क्या क्या काम करा? सबसे पहले तो एक तो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। किसने? रास बिहारी बोस ने और सचिन सान्याल ने। ये दोनों एकदम भाई टाइप की फीलिंग वाले दोनों बंदे हैं ना, और बहुत ज़्यादा शानदार जो है आगे इनके कंट्रीब्यूशन वगैरह, तो इन्हें बिल्कुल याद रखना है, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पे देखो, जो फाउंडर हैं, फाउंडर कौन कौन है अनुशीलन के? प्रमोथा मित्तर, जतेंद्र नाथ बैनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, तीन फाउंडर हैं, है ना। प्रमोथा मित्तर, जतेंद्र नाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, ये तीनों हैं। फिर उसके बाद युगांतर के फाउंडर कौन है? वापस से बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। समझ में आया? बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी एक तो बनाई गई थी रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने। सेकंड जो है एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, मतलब ये जो है चीज़ करी गई थी। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर क्या था? जो प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों जने थे। अब क्या हुआ था कि वहाँ पर मुजफ्फरपुर के अंदर ये चीज़ हुई थी, है ना। मुजफ्फरपुर के अंदर क्या चीज़ हुई थी कि वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, वो एक वाइट सुप्रीमिस्ट टाइप के व्यक्ति थे। और वो ऐसा मानते थे कि भाई ये इंडियंस ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर वगैरह मानते थे, काफ़ी ज़्यादा वैसी वाली टेंडेंसी थी। तो ये जा रहे थे एक ट्रेन से। ऐसा किसे पता पड़ा? प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस को पता पड़ा कि वो एक ट्रेन से जा रहे हैं। तो इन्होंने देखा ट्रेन इस जगह पर रुकेगी, जैसे ही इस जगह पर रुकी हम जाएंगे, बम वम लेकर उसके अंदर जो है उस जिस भी बोगी में वो होंगे उस बोगी के अंदर बम मार देंगे और उसके अंदर जो भी होगा उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये इन्होंने सोचा। जो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट का क्या नाम था? किंग्सफोर्ड नाम था, है ना। उनकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी, ये सोचा। ये गए, बम डाला, मृत्यु भी हुई। किंग्सफोर्ड की हुई? नहीं हुई। तो किसकी हुई? उनकी जगह दो महिलाएं थी वहां पर। वो महिलाएं कौन थी? वो भी ब्रिटिशर्स ही थी, ठीक है, ब्रिटिश लेडीज थी। और ये जो ब्रिटिश लेडीज थी ये उस कैरेज के अंदर बैठी थी जिस कैरेज में इन्होंने सोचा कि किंग्सफोर्ड होगा। किंग्सफोर्ड कभी वहां था ही नहीं, समझ में आया? किंग्सफोर्ड कभी वहां था ही नहीं। तो ये दोनों की डेथ होगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में प्रफुल्ला चाकी ने खुद को गोली मार दी और खुदीराम बोस को ट्रायल वगैरह हुआ इनका, और इनको जो है फिर फांसी चढ़ा दी गई। तो ये प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस का अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, ठीक है, कहीं आ जाए तो इसे याद रखना। उसके अलावा क्या चीज़ है? इसके चक्कर में अब इसका आगे वापस रिपरकशन देखो। ये जो अलीपुर वगैरह ये चीज़ हुई, इसके चक्कर में क्या हुआ? जो पूरा अनुशीलन ग्रुप है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को अरेस्ट कर लिया गया, है ना। और इस ग्रुप के अंदर दोनों घोष ब्रदर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये घोष ब्रदर्स कौन है? एक तो जिनको अभी अपन ने पढ़ा बरिंद्र कुमार घोष, समझ में आया, और दूसरा अरविंदो घोष। अब बरिंद्र कुमार घोष के बारे में तो अभी अपन ने देखा भी, क्वेश्चन भी आया है, वापस आगे थोड़ा बहुत और भी देख लेंगे। औरबिंदो घोष कौन है? औरबिंदो घोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। औरबिंदो घोष को अपन सिर्फ यही नहीं बल्कि एथिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, है ना। इन्हें श्री अरविंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री अरविंद, ठीक है। और इनके ऊपर जो है मेंस के अंदर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। श्री अरविंद भी कहते हैं। ये पहले जो है रेवोल्यूशनरी थे। फिर क्या हुआ? फिर जो है बाद में थोड़ी जेल वगैरह हुई और फिर जो है ये जेल से जैसे ही रिहा हुए उसके बाद इन्होंने वो सब छोड़ दिए और एक आश्रम वगैरह बना लिया था, और उस आश्रम के अंदर फिर जो है फिलोसफिकल काफ़ी सारी बातें बताई, है ना। अब समझो यहाँ पे क्या चीज़ हुई? जो घोष ब्रदर्स को अरेस्ट करा गया, इन घोष ब्रदर्स में से औरबिंदो का तो मैंने आपको बता दिया। औरबिंदो को जो है अरेस्ट वरेस्ट करने के बाद जेल वगैरह हुई, थोड़ा टाइम बाद रिलीज हो गए थे। जो बरिंद्र कुमार घोष हैं,
ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष, वैसे औरबिंदो को भी वैसे तो डेथ पेनल्टी थी, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो गया, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद थोड़ा टाइम बाद कुछ जो भी हेल्थ वगैरह जिस भी उसके ऊपर उनको वापस निकाल दिया था। और बरिंद्र कुमार घोष का क्या था, तो बरिंद्र कुमार घोष का के ऊपर भी एविडेंसेस वगैरह थे, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे, लेकिन ये भाग गए थे, ठीक है, वहां से भाग गए थे, तो ये पकड़ में नहीं आए थे, तो ये तो इनकी चीज़ हुई थी। उसके अलावा क्या चीज़ है, हार्डिंग, ये तो दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ है हार्डिंग बॉम्ब अटैक, ये भी ये किसने करा है, ये रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने करा है। रास बिहारी बोस को आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, सचिन सान्याल एक दो जगह वापस आएंगे। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, मैंने आपको बताया दोनों भाई की तरह है ना, बहुत ज़्यादा जो है इनके एफर्ट्स वगैरह हैं। अब रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने इस जगह क्या करा, लॉर्ड हार्डिंग, ये लॉर्ड हार्डिंग कौन है, यहाँ देखो, ये है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग इनका नाम था, लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग, या फिर हार्डिंग टू, लॉर्ड हार्डिंग टू ऐसे भी बोलते थे। हार्डिंग टू क्यों बोलते थे, इसलिए बोलते थे क्योंकि जो फर्स्ट थे वो लॉर्ड हार्डिंग, खाली वो इनके जो है दादाजी थे, और वो गवर्नर जनरल वगैरह रह चुके थे, समझ में, वो भी इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल थे, ये कोई डिप्लोमेट थे, ये भी जो है वाइसरॉय बन चुके थे। अब इनके प्राइमरी काम क्या है, उन प्राइमरी कामों को याद रखना है कि इनके रूल के अंदर प्राइमरी काम क्या क्या हुए। एक तो एनल जो पार्टीशन हुआ था लॉर्ड कर्जों के टाइम पे, ये मैंने आपको भी बताया कि लॉर्ड कर्जों ने क्या करा, पार्टीशन कर दिया। फिर जब ये वापस आए तब इन्होंने क्या करा कि उस पार्टीशन को एनल कर दिया, है ना, मतलब खारिज कर दिया, और वापस से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को एक कर दिया। अब क्या बात हुई थी कि अब क्या बात हुई कि जब लॉर्ड कर्जों ने ये चीज़ करी थी ना, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को अलग करा था, तब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर ही करा था ये चीज़ भी। तो इसके अंदर जो हिंदूज हैं उनको जो है ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर रखा गया था, और जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल में थी। और उनको ये सारे वादे करे गए थे कि भाई देखो तुमको खूब सारी तुम मुस्लिम्स को इतना टाइम से जो है पीछे रखा गया है, अब तुम्हें खूब सारी जॉब्स वगैरह मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें एजुकेशन मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो है एरिया तुम्हारा ही होगा, यहाँ पे तुम डोमिनेट करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स वगैरह, आगा खान वगैरह, वो सारे जो भी लोग थे, वो सारे लोग एकदम राजी हो गए, सब तैयार हो गए, हाँ बढ़िया बढ़िया मज़ा आएगा, बढ़िया बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये आए लॉर्ड हार्डिंग, है ना। अच्छा, नॉन स्टॉप जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सारे ही मुस्लिम राजी हो गए ना, मुस्लिम मेजॉरिटी काफ़ी सारी, हाँ ये बात है कि भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और कम्युनल टेंडेंसीज के साथ उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमारा तो बेनिफिट होगा, हम अपना सोचते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ठीक भी है, इसलिए ठीक है क्योंकि 1857 से जो हालत हुई है मुस्लिम पॉपुलेशन की, बहुत ज़्यादा सब्जुगेशन हुआ 1857 के बाद में, ये इस चीज़ को भी अपन पढ़ चुके हैं। 1857 के बाद में बहुत ज़्यादा सब्जुगेशन हुआ, तब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हम तो पीछे रह गए, जो हिंदूज हैं उनके साथ ऐसा हुआ नहीं, उनके साथ अगर compete करना है तो हमें भी जॉब्स चाहिए, हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमारे भी सोशल वेलफेयर चाहिए, ये हम यहाँ पे चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ हुआ, पहली बात तो ये, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, सब फालतू की बातें थी, फालतू के डबोसले थे, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड चीज़, जो हिंदूज भी थे, और भी काफ़ी सारे नेशनलिस्ट मुस्लिम थे, और भी ऐसे खूब सारे लोग थे जो ये बात बोल रहे थे कि भाई ये सब इन सब के चक्कर मत पड़ो, पार्टीशन करते करते पूरे देश का पार्टीशन हो जाएगा, है ना। तो पार्टीशन वार्टीशन हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो नर्व सेंटर था पूरे के पूरे मूवमेंट वगैरह इतने सारे जो चल रहे थे, उनका नर्व सेंटर बंगाल ही था। तो इनको ऐसा लग रहा था कि बंगाल अगर बिखर गया तो फिर बचेगा ही क्या, समझ में आया। ठीक है, तो इसलिए बंगाल के ऊपर फोकस किया जा रहा था। तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी, इसके चक्कर में स्वदेशी मूवमेंट हुआ और बॉयकॉट वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह हुई, है ना। लेकिन बैठा नहीं मामला। फिर लॉर्ड हार्डिंग आए, लॉर्ड हार्डिंग ने पार्टीशन को एनल कर दिया वापस से, कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वापस से क्या है, एक हो गए। अब इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से जो हिंदूज और कांग्रेस वगैरह वो सब जो है वो तो राजी हो जाएंगे, बढ़िया भाई ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं जिनको ये सब वादे करे गए थे कि तुम जो है वहाँ पे जाओ, ईस्ट बंगाल में जाओ, तुम्हारा भला होगा, तुमको एजुकेशन मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, ना तो वो चीज़ें हुई, न ही जो है पार्टीशन में टिका, और न ही जो है इनकी जितनी भी मिजरी थी, यहाँ से उठ के वहाँ गए, वहाँ से उठ के यहाँ गए, अपना सब जो है घर परिवार वगैरह छोड़ा, ज़मीनें वगैरह छोड़ी, सब कुछ खेल करा, वो सब का भी कुछ भी हर्जाना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उनका दिमाग ख़राब हो गया। अब इससे क्या हुआ, इसके चक्कर में लॉर्ड हार्डिंग, एक तो ये भी बात है, और भी कारण तो खैर लोग खूब सारे देते ही हैं। तो इसके चक्कर में लॉर्ड हार्डिंग ने क्या करा, लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी कैपिटल ही बदल दी। पहले कैपिटल कहाँ थी, पहले कैपिटल कैलकाटा में थी, फिर कहाँ चले गए, फिर दिल्ली चले गए, कैलकाटा से दिल्ली। और जो है इस टाइम पे किंग जॉर्ज 5, है ना, किंग जॉर्ज 5 को
बुलाया, दिल्ली बुलाया और वहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर पूरा शान और शौकत वगैरह पूरा सिस्टम के अनुसार वहाँ पे कैपिटल बना दी। उसके बाद क्या चीज़ हुई, सपोर्टेड गांधीज वर्क इन, हाँ अच्छा ये, और इन्होंने क्या करा, उसके अलावा साउथ अफ्रीका जब अपन पढ़ेंगे तो साउथ अफ्रीका, गांधी ने जो भी साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी वेंचर्स वगैरह करे उसके अंदर एक बार उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। और कुछ एक उन्होंने डिमांड्स वगैरह करी थी कि भाई जैसे हमको यहाँ पे जाने नहीं दे रहे, ट्रांसवाल के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा जो है इंडेंचर्ड लेबर्स का भी इशू था, उसके अलावा जो है मैरिज का भी इशू था, मैरिज एक्ट का भी इशू था, है ना। तो इन सब बातों के ऊपर जो है फिर बाद में ये जो वाइसरॉय हैं लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने इस बात की सपोर्ट करा था और फिर वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जो अथॉरिटीज़ थी उनको बोला था कि नहीं देखो सही बात बोल रहा है, बढ़िया बात बोल रहा है ना। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है, चलो ये सब हो गया। हार्डिंग बॉम्ब अटैक, हार्डिंग बॉम्ब अटैक मैंने, अच्छा ये अभी समझाया नहीं ना इसमें क्या चीज़ हुई। तो ये इन्होंने जो है अनलमेंट वनलमेंट कर दिया, ये सब चीज़ें हो गई। अब वैसे भी रेवोल्यूशनरी तो दुखी है ही हैं, वो तो बाकी भी 10,000 चीज़ों से दुखी हैं, और सही भी बात है, दुखी होंगे भी, भाई हमारा देश है हमको जो है हमारे साथ ऐसे ऐसे जो भी आप व्यवहार कर रहे हो हम तो दुखी होंगे ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जब ये चीज़ हो रही थी, जब कैपिटल वगैरह शिफ्ट हो रहा था, जब उनको बुलाया गया था, किंग जॉर्ज फाइव वगैरह को बुलाया गया था, तो अब ये भी लॉर्ड हार्डिंग है, वाइसरॉय हैं, है ना। तो ये भी जो है हाथी के ऊपर बिल्कुल सवार होके और फुल सिस्टमेटिक के साथ हाथी के ऊपर चल रहे थे। उस समय पे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने एक बम फेंका और ये जो है बिल्कुल मरते मरते बचे, काफ़ी ज़्यादा इनको जो है डैमेज वगैरह हुआ था, लेकिन डेथ नहीं हुई। डेथ जो है इनका जो वो हाथी का जो भी था, ठीक है, हाथी के चालक, तो उसकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ नहीं हुई, है ना। अब इसके बाद क्या चीज़ हुई, इसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट करा गया, ठीक है। वहां पे जो भी एसोसिएटेड और भी दूसरे लोग थे उन्हें अरेस्ट करा गया। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल दोनों भाग गए थे, ठीक है। अब समझो, अब अनुशीलन का यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि भाई अनुशीलन के ये जो है इनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, ये इसमें पकड़े गए, वो उसमें पकड़े गए। तो अब नए लीडर कौन बने, अनुशीलन के नए लीडर बने जितेंद्र नाथ मुखर्जी। कौन बने, जितेंद्र नाथ मुखर्जी या फिर बाघा जतिन, इन्हीं का नाम है बाघा जतिन, है ना। तो ये जो है नए लीडर बने। उसके बाद क्या चीज हुई, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ। जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तब जिमरमैन प्लान आया था, एक जिमरमैन प्लान या फिर जिसे जर्मन प्लॉट भी बोलते हैं। अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो जिमरमैन के बारे में सुना होगा, ठीक है। जिमरमैन जो थे ये मतलब बहुत शानदार, इनको स्टेट्समैन माना जाता है और बहुत ज़्यादा ये ऐसे कहते हैं क्वालिफाइड व्यक्ति थे, है ना। तो इन्होंने जो है एक प्लान बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर देखो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हो क्या रहा है। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ ब्रिटेन है, और भी सारी पावर्स हैं लेकिन मैं अभी इन दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ ब्रिटेन है। तो जर्मनी क्या सोच रहा है, अगर ब्रिटेन को कमज़ोर करना है तो जो सोने की चिड़िया है इंडिया, उसे उसके हाथ से निकाल लेते हैं, समझ में आया। तो वो क्या करेगा, वो जो है यहाँ पे इसको फ्यूल करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी अपन बलूचिस्तान के अंदर क्या करते हैं, वही चीज़ हो रही है ना। जैसे वो जो है कश्मीर वगैरह के रीजन में क्या करते हैं, समझ में आया? तो वैसी चीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी कि वो बोलेंगे कि भाई हम तुमको आर्म्स देते हैं, पैसा वगैरह देते हैं, ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग भी दे देंगे, है ना। ये सब चीज़ें देते हैं और तुम इंडिया के अंदर बिल्कुल 1857 टाइप का ऑल इंडिया राइज वापस से लेकर आओ, ऑल इंडिया टाइड लेकर आओ, समझ में आया, ठीक है। पूरे पूरे भारत के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए और पूरे पूरे भारत के अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए, पूरा पूरा भारत जो है उस आग से जलना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। इस टाइप की बात करी। फिर उसके बाद क्या है, आग मतलब आग से जलना चाहिए, मतलब वो फ्रीडम की आग, है ना। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स वगैरह को इम्पोर्ट करो, रेस फंड्स। अच्छा उसके अलावा जो है अब यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्ट तो करवाए थे, ठीक है, वहाँ से जर्मनी से आर्म्स वगैरह मंगवाए थे। उसके अलावा पैसे, और काफ़ी सारे पैसे इन्होंने कहाँ से लाए थे, तो डकैतियाँ करते थे, ठीक है, अलग अलग डकैतीज करते थे जिन्हें टैक्सी कैब डकैतीज बोलते थे। क्या बोलते थे, टैक्सी कैब डकैतीज, ठीक है। तो इन्हें याद रखना। उसके अलावा क्या चीज़ है, रास बिहारी बोस। अब यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि जो, अब किसने डिसाइड करी, लीडर कौन है, लीडर है बाघा जतिन, है ना।
लीडर है बाघा जतिन। बाघा जतिन ने ये डिसाइड करा कि जो रास बिहारी बोस है वो अपर इंडिया को पूरे को लीड करेंगे और अपर इंडिया के अंदर फोकस करेंगे, वहाँ पे पूरा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। उसके बाद पूरा सिस्टम बना, वर्ल्ड वॉर वन की बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम बना। इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या चीज़ हुई कि ये जो है, अच्छा इसके बीच में गदर थोड़ा सा आएगा, वो गदर यहीं से वापस कंटिन्यू या उसके अंदर आए क्या, एक सेकंड रुको। हाँ चलो वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार ये इसके बारे में बताया तो फिर उसके गदर का थोड़ा बहुत और भी देख लेंगे, बीच में गदर भी आएगा, ठीक है। अभी समझो, रास बिहारी बोस, यहाँ पे जो है बाघा जतिन ने बोला कि जो रास बिहारी बोस है वो अपर इंडिया वगैरह को लीड करे। और वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई कि जो जर्मनी वगैरह की एड से हम काफ़ी सारे अलग अलग 3-4 स्पॉट्स देखे गए थे कि उन स्पॉट्स के अंदर क्या करेंगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे, लार्ज स्केल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे एक साथ साइमल्टेनियसली। समझ में आया, जैसे 1857 में हुआ, जिसको जो चीज़ें क्या है स्पार्क की तरह काम करेगी और फिर जो है आगे चीज़ चलती जाएगी, स्पिल ओवर इफेक्ट जिसका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सोची, क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ट्रेचरी के चक्कर में नहीं हुआ, ठीक है। कोई ना कोई अंदर था, वो जो है धोखेबाज निकला, तो उसने क्या करा कि गवर्नमेंट को बता दिया। और जब ये करने वाले थे उससे जस्ट पहले पुलिस आई, पुलिस ने जो है रेड वगैरह करी, जो भी करा, और उसके अंदर बाघा जतिन को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में जो है इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इनका हो गया था, तो बाघा जतिन का तो यहाँ हो गया। रास बिहारी बोस का क्या हुआ, रास बिहारी बोस यहाँ से भाग जाते हैं और वो भाग के जापान चले जाते हैं। अब जापान जाकर भी काफ़ी सारा काम करेंगे, वो आईएनए के अंदर पढ़ेंगे अपन, है ना। अब देखो यहाँ पे गदर, गदर का क्या चल रहा है, ये तो अभी आपने अनुशीलन और युगांतर वगैरह समझा, ये डायरेक्टली रिलेटेड है गदर से। गदर के अंदर क्या चीज़ हो रही है उसको समझो। गदर के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक बार एक बेसिक आइडिया देता हूँ। गदर क्या है, गदर एक न्यूज़पेपर भी है और एक पार्टी भी है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही इस न्यूज़पेपर को निकालती थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर बेस्ड थी, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन देखा कहाँ पर बेस्ड थी, सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड थी। कहाँ पर थी, सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड थी। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को जो है यूएसए में है ना। और उसके अलावा क्या चीज़ है, अब इसके जो कुछ प्रीकर्सर है, इनसे पहले जो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि गदर के बारे में तो पूछ चुके हैं, तो अब इन दोनों के बारे में भी पूछ सकता है ना। तो स्वदेश सेवक होम एक तो ये, दूसरा कौन सा है, यूनाइटेड इंडिया हाउस। इन दोनों को याद रखना है, स्वदेश सेवक होम और यूनाइटेड इंडिया हाउस। स्वदेश सेवक होम कहाँ पर था, वैंकूवर में था। वैंकूवर कहाँ है, वैंकूवर कनाडा में है। और यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पर है, ये सिएटल में था, सिएटल यूएस में ही है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर थे। इनका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई वहाँ से अपन जो है कुछ ऐसी बुक्स वगैरह लिखेंगे और जो लोगों को अपन इंसाइट करेंगे, लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे कि देखो भाई वहाँ पे इंडिया के कॉज के लिए लड़ने की ज़रूरत है और इंडिया में देखो कितना ख़राब हो रहा है और अपन सबको जो है एक होने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से करेंगे, है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज़ है, पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया, द गदर। ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना, स्वदेश सेवक होम, स्वदेश सेवक होम कहाँ पर, वैंकूवर कनाडा में। और यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, पेपर, पेपर के बारे में मैंने आपको बताया, द गदर नाम था, हेडक्वार्टर कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। ये तो हो गया। अब ये सारी पर्सनालिटीज अटैच्ड हैं गदर के साथ में, सबका नाम याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ही गदर को, जो गदर पार्टी है उसको लीड करेंगे, जो मूवमेंट वगैरह को उसको लीड करेंगे। उसके अलावा रामचंद्र, उसके अलावा करतार सिंह सराबा, जो करतार सिंह सराबा है, फिर ये बाद में जो है इंडिया के अंदर जाएंगे, जो ये पूरा जो अभी मैंने आपको डिस्कस करा ना पीछे कि वहाँ पे कैसे कैसे वो पूरा जिमरमैन प्लान वगैरह, उसके अंदर करतार सिंह सराबा जाएंगे, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। फिर क्या चीज़ होगी, फिर उसके अलावा बरकतुल्ला, बरकतुल्ला के अलावा भाई परमानंद, भाई परमानंद जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करतार सिंह सराबा हो गए, भाई परमानंद हो गए, लाला हरदयाल हो गए, बरकतुल्ला हो गए और रामचंद्र हो गए, ठीक है। ये सब है। उसके अलावा अपन ने और क्या क्या पढ़ा, देखो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार, बीच में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन ने कॉजेस देखे, है ना। कॉजेस के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी, कॉजेस के अंदर सबसे पहला तो अपन ने ये देखा कि जो स्वदेशी है वो चीज़ ज़्यादा चली नहीं थी। दूसरा अपन ने देखा कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। उसके अलावा फेमाइन वगैरह की सिचुएशन थी।
उसके अलावा फेमाइन वगैरह की सिचुएशन थी, इन चीज़ों को देखा। फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने आइडिया देखा। आइडिया क्या था, आइडिया ये था कि एक तो है ना स्ट्राइक करना किसको, फियर को, है ना, डर बिठा देना किसके अंदर, डर बिठा देना किसके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर। दूसरी क्या चीज़ थी, नेशनलिज्म की भावना जगाना, है ना, किस में, इंडियंस में, इंडियंस में नेशनलिज्म की भावना जगाना। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी चीज़ अपन ने देखी कि बंगाल में क्या क्या हो रहा है। तो बंगाल में अपन ने क्या क्या पढ़ा, बंगाल में सबसे पहले अपन ने देखा, बंगाल में सबसे पहले अपन ने देखा अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, है ना। इस अनुशीलन समिति के अंदर क्या चीज़ होती है, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जो भी प्रोवाइड वगैरह करते हैं। इसके 3 जने जो हैं इसके फाउंडर थे। एक तो कौन थे बताओ, सबसे पहले तो एक थे बरिंद्र नाथ, नहीं, बरिंद्र कुमार घोष, है ना, एक तो ये हो गए। बाकी 2 कौन थे, बाकी 2 देखो, प्रमोता मित्तर और जतेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब, प्रमोता मित्तर और जतेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ हुई, ये तो 3 जने फाउंडर हो गए। इन 3 जने फाउंडर के बाद क्या चीज़ हुई, इन यहाँ पे जो भी चीज़ हल्की फुल्की चली, जो चली, एक इनर सर्कल बनाया गया। ये इनर सर्कल किसने बनाया था, ये इनर सर्कल रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने बनाया था, है ना। जिस इनर सर्कल के अंदर क्या था, जिस इनर सर्कल के अंदर युगांतर, इसे युगांतर ग्रुप भी बोलते थे, और युगांतर एक पेपर भी निकालते थे यहाँ पे, है ना। तो एक युगांतर न्यूज़पेपर निकाला, उसके अंदर लार्जली जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ही देते थे, ठीक है, कि हमें कैसे एक होने की ज़रूरत है, कैसे। एक बात करी थी कि जैसे जो है 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ इंडियंस को अपने 60 करोड़ हैंड्स को जो है एकजुट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बढ़िया बात है, अभी काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद क्या चीज़ है, ये चीज़ हो गई। और क्या पढ़ा बताओ बंगाल के अंदर। हाँ, अब जो है ये जो युगांतर और ये जो है इनके कंट्रीब्यूशन वगैरह, मतलब जो भी इनके वर्क्स वगैरह थे, उन वर्क्स को देखा। तो वर्क्स अपन ने टोटल कितने देखे, टोटल 3 वर्क देखे, है ना। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला तो एक सीक्रेट सोसाइटी, मैंने आपको बताया, तो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, है ना। इस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर कौन था, ये रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, यही थे। दूसरी चीज़ क्या देखी, दूसरी चीज़ अपन ने देखी कि जो मर्डर का अटेम्प्ट करा गया, किसके मर्डर का अटेम्प्ट करा गया, तो जो किंग्सफोर्ड थे, है ना, किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट थे, उनके मर्डर का अटेम्प्ट करा गया। किस किसने ये मर्डर का अटेम्प्ट करा, तो एक तो जो किसने करा, हाँ, प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है, नाम एकदम से याद नहीं आता, प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस। उसके बाद क्या चीज़ हुई, इन्होंने जो है, इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, इन्होंने जो है इनको हैंग कर दिया गया, ये सब चीज़ें हुई। बाकी भी कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके अंदर और किस किस को अरेस्ट करा गया, तो जो घोष ब्रदर्स हैं, घोष ब्रदर्स कौन कौन, एक तो बरिंद्र कुमार घोष और दूसरे अरविंदो घोष, इन दोनों को अरेस्ट करा गया। बरिंद्र कुमार, मतलब अरेस्ट करने का जो भी सिस्टम वगैरह हुआ, बरिंद्र कुमार घोष फिर बाद में भाग गए थे, और अरविंदो घोष जो है उनको थोड़ा टाइम के लिए जेल हो गई थी। उसके बाद क्या चीज़ है, किंग्सफोर्ड वाली ये चीज़ हो गई। किंग्सफोर्ड वाली चीज़ के बाद लास्ट में जो चीज़ आती है वही है जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान को अभी डिटेल में वापस और डिस्कस करेंगे, तो उसको अभी और समझ लेते हैं। देखो, अब जिमरमैन प्लान के साथ में क्या चीज़ चल रही है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो लाला हरदयाल, रामचंद्र, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद, ये सब किसके साथ अटैच हैं, गदर मूवमेंट के साथ अटैच हैं, है ना। उसके अलावा गदर पार्टी के साथ अटैच हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, तो स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पर, सियाटल में। अब देखो, यहाँ पर जो थीम थी, जो चाहत थी, वो चाहत ये थी कि भाई इंडिया के अंदर रिवोल्ट करना है, समझ में है, इंडिया में फुल फ्लेज रिवोल्ट क्रिएट करना है। वहाँ पर रिवोल्ट होगा तब जाके जो है हमें इंडिपेंडेंस वगैरह मिलेगी, हम ये जो है ब्रिटिशर्स से फ्री हो सकेंगे। हाँ, अब इस पूरी बात को, गदर मूवमेंट को स्पार्क किसने दिया, तो स्पार्क दिया कोमागाता मारू इंसिडेंट ने, और जो है वर्ल्ड वॉर 1 ने, ठीक है, इन दोनों चीज़ों ने। अब ये दोनों चीज़ें 1914 के अराउंड ही हुई है ना। वर्ल्ड वॉर 1 तो 1914 में शुरू हो गया, कोमागातो मारू इंसिडेंट भी जो है 1914 में ही हुआ, आसपास हुई है दोनों चीज़ें। अब समझो क्या हुआ है। कोमागाता मारू क्या है, कोमागाता मारू एक शिप का नाम था, है ना। ये शिप जो है कहाँ से निकली थी, ये शिप निकली थी सिंगापुर से।
कहाँ इसको जाना था? इसको जाना था वैंकूवर, है ना। और इसके अंदर काफ़ी सारे अराउंड 370 ऐसे कुछ थे। तो ये जो है काफ़ी सारे पंजाबीज और सिख्स वगैरह थे, और ये वहाँ जाने वाले थे वैंकूवर वगैरह। उस समय पर भी यही बात थी कि जो यूएस और कनाडा वगैरह जाएंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़िया है, वहाँ पर लाइफ वगैरह बढ़िया है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जो है एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, लाइवलीहुड को एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पर जाना था। अब कनाडा जो है पहले ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और कनाडा के अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉर्डियल रिलेशंस थे, किसके साथ? यूके के साथ, है ना, ब्रिटेन के साथ। तो ये शिप वहाँ पर गई, शिप वहाँ पर जाने के बाद ना काफ़ी सारे दिन जो है वहीं पर खड़ी रही, क्योंकि कनाडा की जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इनको अंदर ही आने नहीं दिया, और वापस वहाँ से फिर वो जो है कुछ दिन खड़े रहने के बाद वापस भेज दिया गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात थी कि भाई ये ब्रिटिशर्स का इसके पीछे हाथ है। फिर ये भेज के ये गए कहाँ पर? ये जो है वापस जाकर गए कैलकटा में, है ना। तो कैलकटा के पोर्ट पर उतरे। कैलकटा के पोर्ट पर जैसे ही उतरे तो वहाँ पे पुलिस वगैरह आई और इनको अरेस्ट वगैरह करने की कोशिश वगैरह करी गई, ये करा वो करा, इन्होंने रजिस्ट करा, जिसके अंदर क्या हुआ? जिसके अंदर 20-25 लोगों की मौत हो गई। अब इस 20-25 लोगों की मौत की वजह से यहाँ पे जो लीडर्स थे, बाकी के जो गदर पार्टी वगैरह के जो लीडर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। समझ में आया? एक तो ये इशू हुआ। सेकंड जो है वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक हो गया। तो वर्ल्ड वॉर वन से नाराजगी नहीं हुई, वर्ल्ड वॉर वन से क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी जो है अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। समझ में? एक अपॉर्चुनिस्टिक माइंड जनरेट हुआ कि यार ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लेते हैं, इसको जैसे ही ग्रैब कर लेते हैं, ये सही टाइम है, इस टाइम पर ब्रिटिशर्स वीक होंगे और इसी टाइम पर स्ट्राइक करते हैं, जैसे ही स्ट्राइक करेंगे इंडिया को जीत लेंगे। समझ में आया? उसके बाद क्या चीज़ है देखो, अब इस इंटेंशन के साथ में जो दोनों चीज़ें हुई, उन दोनों चीज़ों के बाद करतार सिंह सराभा को कहाँ भेजा गया? इंडिया भेजा गया। फिर ये इंडिया में किससे मिले? तो ये इंडिया में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल से मिले, है ना। अब ये वही सारी चीज़ आ गई जो भी मैंने आपको बताया था, जिमरमन प्लान वगैरह। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल से मिले, और फिर उसके बाद में जो है ये प्लानिंग हुई कि कैसे हम जो है जिमरमन प्लान वगैरह को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर फ्रीडम वगैरह करवाएंगे, रिवोल्ट वगैरह करवाएंगे, लार्ज स्केल रिवोल्ट होगा, 1857 जैसी जो है सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, वो सारी बातें हुई। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो है उनमें से कुछ जो है एक किसी ने जो है ट्रेचरी वगैरह कर दी थी, पुलिस वगैरह को बता दिया था, जिसके अंदर बागा जतीन की भी जान चली गई थी, बाकी सारा प्लान भी पूरा कैंसिल हो गया था, जो भी हो गया था। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था। किसका बहुत बड़ा रोल था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसको अपन बाकी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, ये लार्जली दो चीज़ों को कर्व करने के लिए था। पहले जर्मन को, फिर रशियन को। समझ में आया? जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी, ठीक है, जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी 1914 के अंदर, और ये जो एक्ट लेकर आए थे 1915 के अंदर, तो इस प्लान के साथ लेकर आए थे क्योंकि इनको पता था, ये जिमरमैन प्लान वगैरह ये इनको पता था, भाई सबको पता तो होते ही ये सब चीज़ें पता होती। तो इनको पता था कि भाई ये जो जर्मन है ये यहाँ पर कुछ ना कुछ म्यूटिनी और रिवोल्ट वगैरह और ये सब चीज़ें करवाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये न करे और अपने पास ज़्यादा एक्सेसिव पावर रहे, इसीलिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया था। काफ़ी सारे जो अपने लीडर्स थे उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करा था, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है, और अभी जो है वॉर की कंडीशन चल रही है, जैसे ही वॉर चला जाएगा हम इसको वापस हटा देंगे। अच्छा, अपन ने आसाम देखा है, अपन ने जो है बंगाल देखा है, अपन ने और भी ऐसी 10-20 चीज़ें देखी है। मुझे एक बार बताओ, जब जब ब्रिटिशर्स ने बोला कि अभी अभी लगा रहे हैं, वापस हटा देंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी हटेगा? नहीं हटेगा। समझ में? मतलब वॉर ख़त्म होने के भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, जिसको बहुत ज़्यादा जो है अपोज किया जाएगा, तो वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये समझो, एक तो ये चीज़ थी जर्मन, फिर उसके अलावा क्या चीज़ थी? रशियन। अब ये जो रशियन वाला मामला था ये अपन सेकंड रेवोल्यूशनरी में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ हुई कि भाई 1917 ये जो है इस टाइम के आसपास जो है रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस वगैरह शुरू हो गए थे, है ना। 2 पार्ट में रेवोल्यूशंस हुए थे, और रेवोल्यूशंस वगैरह शुरू हुए जिसकी वजह से वहाँ पे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ट्रेंड था। तो यहाँ पे इन सबको डर था कि भाई वो कम्युनिज्म और वो कम्युनिज्म और वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है।
तो अब ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ हुई, एक तो स्पेशल पावर्स दे दी गई काफ़ी सारी गवर्नमेंट को, दूसरी बात स्पेशल कोर्ट्स वगैरह लगाए गए, तीसरी बात बिना डिटेंशन के ही, सॉरी बिना ट्रायल के ही डिटेन कर देते थे, समझ में, जेल में डाल देते थे। उसके अलावा पनिशमेंट्स भी जो है वो मिलते थे, स्पेशल कोर्ट्स में जो पनिशमेंट्स भी दिए जाते थे बहुत ज़्यादा हार्श थे, और लार्ज स्केल डिटेंशन करते थे, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को एक साथ पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो ये कुछ एक इश्यूज थे, ये सब चीज़ें हुई। मैंने आपको बताया कि जो है फेल कर गया और जो है बाघा जतीन को अरेस्ट कर लिया गया। तो रास बिहारी बोस का क्या हुआ, रास बिहारी बोस चले गए जापान, है ना, और जापान जाकर जो है ये बाद में वहाँ पर उन सिटीजनशिप ले लेंगे, ठीक है, नेचुरलाइज सिटीजन हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो है आईएनए वगैरह के ऊपर अपन आएंगे। अब यहाँ पर समझो कि जो गदर मूवमेंट था इसका एवेलुएशन देखते हैं। इसके एवेलुएशन की अगर बात करें तो ये सबसे पहली बात तो मिलिटेंट नेशनलिज्म तो था एक सेक्युलर अप्रोच के साथ, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी जो ऑर्गेनाइज लीडरशिप थी, ठीक है, जो लीडरशिप थी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की कमी थी, वहाँ पे थोड़ी सी कमी आ गई। लीडरशिप मैंने आपको बताया, लीडरशिप इसकी किसके पास थी, लाला हरदयाल के पास, समझ में आया। और कौन कौन से यहाँ पे जो है लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, तो बताया, एक तो करतार सिंह सराबा, ठीक है, उसके अलावा कौन थे, भाई परमानंद। भाई परमानंद जो है, भाई परमानंद को बाद में अपन हिंदू महासभा और उन सब केस के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मिक्स में चल रहे हैं, ऐसा मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, जिन टॉपिक्स के ऊपर जो टॉपिक्स हाई यील्डिंग है, तो पहले उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ में स्टोरी आप साथ में पिरोते चलेंगे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अमेंड्स कर दूंगा, और कुछ अगर आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी आमीना मैम जो है वो पॉलिटी के वीडियोस डाल रहे हैं, मैं डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के वीडियोस भी डालता रहता हूँ। ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, देखो आगे। फिर जो है एक तो ये चीज़ हो गई, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था, ये समझ में आया। स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में, याद रखना है। ये तो चीज़ हो गई गदर की। गदर के बाद में बर्लिन कमेटी भी थी। बर्लिन आपको पता होगा कि बर्लिन कहाँ पर है, बर्लिन जर्मनी में है ना। और बर्लिन कमेटी के अंदर क्या चीज़ हुई थी, बर्लिन कमेटी जो है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, ये लाला हरदयाल कौन है, लाला हरदयाल वही है जिन्हें अभी डिस्कस करा था, है ना। तो लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्ता और जर्मन का फॉरेन ऑफिस, ठीक है, ये तीनों तो ही हैं। जो जर्मनी का जो फॉरेन ऑफिस वगैरह है वो तीनों जो है ये भी सब जो लोग मिलके इन्होंने एक बर्लिन कमेटी बनाई थी। क्या इंटेंशन से बनाई थी कि ओवर दी वर्ल्ड, पूरी धरती के अंदर अलग अलग जगह इनसाइट अपन जो है नेशनलिज्म की भावना को जगाएंगे, समझ में आया, किसे जगाएंगे, नेशनलिज्म की भावना को जगाएंगे। काफ़ी सारे जो भी लोग हैं उन्हें आर्म्स एम्यूनेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है रिवोल्ट वगैरह करें, इंडिया के अंदर जाएं, और इंडिया के अंदर जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो, समझ में आए। तो इस बेस के साथ में क्या होगा कि बगदाद में और ईरान में, अफगानिस्तान में, ऐसे ताशकंद वगैरह में, ऐसे अलग अलग जगह ये लोग जाएंगे, तो वो सब चीज़ें होंगी। यहाँ पे बस ये बर्लिन कमेटी का इतना सा याद रखना, नाम अगर पूछ लें तो नाम लाला हरदयाल तो दोनों जगह कॉमन है। भूपेंद्र नाथ दत्ता, भूपेंद्र नाथ दत्ता को अभी अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, भूपेंद्र नाथ दत्ता को अपन ने अनुशीलन के अंदर पढ़ा था, है ना। ये देखो यहाँ पर अनुशीलन के अंदर जो युगांतर वाला ग्रुप है उसके अंदर पढ़ा था, है ना। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता को, इन दोनों को पढ़ा था, तो इन दोनों को याद रखना है। उसके बाद क्या चीज़ हुई, उसके अलावा और कौन है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बस यही अलग है, समझ में आया। फिर क्या है, म्यूटिनी इन सिंगापुर। सिंगापुर की जो म्यूटिनी है ये कुछ नहीं, ज़्यादा कोई बड़ा इवेंट नहीं था, ये भी जो इंटरनेशनल चल रहे तो उनके साथ में थोड़ा सा मैंने बता दिया। वहाँ पे 2 इन्फेंट्रीज थी, 2 बटालियंस थी, उन्होंने कुछ म्यूटिनी वगैरह कर दी थी कि भाई हम तो नहीं लड़ेंगे और हमको तो वापस जाना है और हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो उसको बाद में सप्रेस कर लिया गया था और ये चीज़ बैठी नहीं थी। डिक्लाइन की अगर बात करें तो ओवरऑल जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनका डिक्लाइन क्यों हुआ, तो सबसे पहली बात तो है टेम्पररी रिस्पाइट की वजह से। किसकी वजह से, टेम्पररी रिस्पाइट, मतलब रिस्पाइट का मतलब कहीं ना कहीं भाई
एक शांति का माहौल हो गया था ना। शांति का माहौल इसलिए हुआ था क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये इंडियन डिफेंस एक्ट के जो भी प्रिजनर्स वगैरह थे, खूब सारे प्रिजनर्स को ले लिया था, पकड़ लिया था ना, तो ये जितने भी सारे थे इनको थोड़े टाइम बाद वापस रिलीज कर दिया गया था। तो जैसे इन्हें रिलीज करा तो फिर थोड़ी शांति हो गई कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, घर आए, घर तो आ गए, कोई बात नहीं, शांति है। उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद जो है यहाँ पर आएंगे एनसीएम गांधी आ जाएंगे, है ना, और गांधी जी जैसे ही आएंगे तो फिर वो आगे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे और एनसीएम रिलीज करेंगे, जिस एनसीएम के अंदर वो अर्ज करते हैं, सारे देशवासियों को अर्ज करते हैं कि भाई आप ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह, वायलेंस वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ मत करो, नॉन वायलेंस से, बिल्कुल जो है नॉन वायलेंस से और सत्याग्रह के मेथड से हम इस देश को जीतेंगे, 2 साल के अंदर आज़ादी ले लेंगे, ये सब चीज़ें होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया और वो चीज़ जो है फेल कर गई। फिर बाद में जब अपन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तब एनसीएम से ही शुरू करेंगे। क्यों एनसीएम से शुरू करेंगे? क्योंकि इसने प्रॉमिस तो खूब सारे करे थे कि भाई हो जाएगा, लोगों ने कहा ठीक है, तो काफ़ी सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एनसीएम के अंदर पार्ट लिया, है ना, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ हुई नहीं। एनसीएम की एक बात कही जाती है, एनसीएम में जिस लेवल का पार्टिसिपेशन हुआ ना, उस लेवल का पार्टिसिपेशन ना उससे पहले कभी देखने को मिला ना उसके बाद कभी देखने को मिला। ठीक है, तो उन सब के ऊपर आएंगे। आई होप ये समझ में आया हो। क्वेश्चन बस यही थे, क्वेश्चन आपको ये दोनों भी क्लियर हो गए होंगे। इजी क्वेश्चन, अब इजी लग रहे होंगे ना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।